सेक्सुअल डिसफंक्शन का मतलब है सेक्सुअल डिज़ायर में कमी या सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल के दौरान शरीर और मन में होने वाले बदलावों में गड़बड़ी। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे शरीर से जुड़े बायोलॉजिकल कारण, मेंटल स्टेट, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स या कुछ सोशो कल्चरल इफेक्ट्स, जिसमें कि कई सारे हमारे बिलीव्स और एटीट्यूड्स की वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शन आ सकता है। लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर हाई रहना, डायबिटीज़ रहना या कोई न्यूरोलॉजिकल बीमारियां या कैंसर जैसी समस्याएं यौन क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। उम्र बढ़ने के साथ भी सेक्सुअल एक्टिविटी में कमी आना आम बात है। इसके अलावा कुछ दवाएं जैसे कि एंटीकोलिनर्जिक्स, दिल और ब्लड प्रेशर की दवाएं, हार्मोन से जुड़ी दवाएं और मानसिक रोगों की दवाएं भी यौन समस्याएं पैदा कर सकती हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन कई रूपों में सामने आ सकता है। यह केवल इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब स्तंभन दोष या यौन इच्छा की कमी मतलब लिबिडो का कम होना इतने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संभोग के दौरान दर्द होना, असहजता होना, चरम आनंद मतलब ऑर्गेज्म ना हो पाना और स्खलन मतलब प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन में समस्या भी शामिल हो सकती है। यह समस्या पुरुषों और महिलाओं दोनों में आम है। शोध बताते हैं कि पुरुषों में 10 से 52% तक और महिलाओं में 25 से 63% तक लोगों में इस तरह का सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है। ये जो इतनी बड़ी वेरिएशन है, ये अलग अलग रिसर्चेस के मिले हुए फाइंडिंग्स के बेसिस पर है, क्योंकि हर रिसर्च अलग मेथड यूज़ करती है, अलग तरीके से डिफाइन करती है बीमारियों को, इसलिए परसेंटेज में बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। पर कह सकते हैं कि 40-50% पुरुष और महिलाएं कभी ना कभी अपनी इन सेक्सुअल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम से जूझते ही हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन आज भी एक टैबू यानी कि वर्जित विषय माना जाता है, जिससे पीड़ित लोग शर्म महसूस करते हैं और अपने डॉक्टर या परिवार से इस बारे में बात करने से कतराते हैं। एसएसआरआई मतलब सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर नाम की दवाएं जब ली जाती हैं तो शरीर में सेरोटोनिन नामक रसायन की मात्रा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में बढ़ जाती है। ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट वो जगह होती है जहां दो न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं और उनके आपसी संपर्क कॉन्टैक्ट के बीच का जो स्पेस होता है उसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। इसमें सेरोटोनिन की मात्रा का बढ़ना ज़रूरी होता है ताकि दिमाग के एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज पहुंचाया जा सके और एक व्यक्ति के मन मस्तिष्क के जो सारे फंक्शन हैं वो सही तरह से काम कर सकें। यह बढ़ा हुआ सेरोटोनिन पोस्ट साइनेप्टिक 5-HT2A रिसेप्टर्स को एक्साइट करता है, उसे एक्टिवेट कर देता है। पोस्ट साइनेप्टिक मतलब जिस न्यूरॉन को मैसेज भेजा जा रहा है वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है, उस पर पाए जाने वाले रिसेप्टर पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर कहे जाएंगे। और ये बढ़ा हुआ सेरोटोनिन का जो स्तर है ये सेक्सुअल एडवर्स ड्रग रिएक्शंस ADR पैदा कर सकता है। एसएसआरआई दवाइयाँ सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल की किसी भी स्टेज को प्रभावित कर सकती हैं, चाहे वह यौन इच्छा हो मतलब सेक्सुअल डिजायर, या उत्तेजना मतलब पुरुषों में इरेक्शन या महिलाओं में लुब्रिकेशन जो कि सेक्सुअल अराउजल होता है, फिर चरम आनंद मतलब ऑर्गेज्म और स्खलन मतलब इजैक्यूलेशन, या रिकवरी की अवस्था मतलब रिजॉल्व होना जब सेक्सुअल एक्टिविटी क्लाइमेक्स के बाद रेजोल्यूशन आता है। इनमें से किसी भी स्टेज पर यह दवाइयाँ असर डाल सकती हैं। सेक्सुअल रिस्पॉन्स के लिए शरीर में कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन मिलकर काम करते हैं जो उत्तेजना बढ़ाने वाले और उत्तेजना को रोकने वाले पाथवेज के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। उत्तेजना बढ़ाना मतलब एक्साइटेटरी एक्टिविटी और उत्तेजना कम करना मतलब इनहिबिटरी एक्टिविटी। तो डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, मेलेनोकॉर्टिन और ऑक्सीटोसिन ये सेक्सुअल रिस्पॉन्स के विभिन्न स्टेजेस पर एक्साइटेशन का काम करते हैं, जबकि सेरोटोनिन, एंडोकैनाबिनॉइड्स, ओपियोइड्स ये न्यूरोट्रांसमीटर्स न्यूरॉन्स के पाथवेज पर इनहिबिशन का काम करते हैं, मतलब रिसेप्टर की एक्टिविटी को रोकने का काम करते हैं। तो जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे, उसको और ज़्यादा काम करने के लिए मजबूर करेंगे, जबकि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स रिसेप्टर की एक्टिविटी को रोकने का काम करते हैं। तो इस तरह इनको एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी नाम दिया जाता है। एसएसआरआईज के इलाज के दौरान सेरोटोनिन का स्तर बढ़ जाता है।
जिससे इन दोनों एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी मैकेनिज्म का जो आपसी संतुलन है ये इनहिबिशन की ओर झुक जाता है। मतलब शरीर के बहुत सारे फंक्शंस इनहिबिट होने लगती हैं, दबने लगती हैं, रुकने लगती हैं। जब सेरोटोनिन की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो ये डोपामीन के न्यूरोट्रांसमिशन को कम कर देता है। यानी डोपामीन का बनना और न्यूरॉन के अंदर वापस खींचा जाना दोनों प्रभावित होते हैं। इसके अलावा सेरोटोनिन की अधिकता प्रो ओपियो मेलेनोकॉर्टिन न्यूरॉन्स के आउटपुट को भी कंट्रोल करती है, मेलेनोकॉर्टिन रिसेप्टर्स को दबाती है और सेक्सुअल रिस्पॉन्स में नॉर एपिनेफ्रिन की भूमिका को भी कम कर देती है। मतलब जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनकी एक्टिविटी को कम कर सकता है सेरोटोनिन केमिकल। तो जहाँ कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स शरीर को नॉर्मल और शरीर को उत्तेजित रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी एक्टिविटी को कम कर देगा सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर्स अगर वो बहुत ज़्यादा पैदा होगा। ये सभी बदलाव बताते हैं कि एसएसआरआईज के उपयोग से सेक्सुअल रिस्पॉन्स जो है वो किस तरह से अफेक्ट हो जाता है। अच्छी बात यह है कि ये सारे असर आमतौर पर रिवर्सिबल होते हैं, मतलब दोबारा से नॉर्मल स्टेट में इन फंक्शंस को लाया जा सकता है। एक विशेष प्रकार की सेक्सुअल डिस्फंक्शन है जिसे कि पोस्ट एसएसआरआई सेक्सुअल डिस्फंक्शन कहते हैं, जिसे शॉर्ट में कहेंगे पीएसएसडी। पीएसएसडी में जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं वो एसएसआरआई को बंद करने के बाद शुरू हो सकती हैं, या कई मामलों में एसएसआरआई लेते समय शुरू तो हो जाती हैं पर एसएसआरआई को बंद करने के बाद भी बनी रहती हैं। इस तरह की स्थिति को, कंडीशन को पोस्ट एसएसआरआई सेक्सुअल डिस्फंक्शन कहते हैं। पोस्ट एसएसआरआई मतलब एसएसआरआई लेने के बाद। तो चाहे इलाज के दौरान किसी ने एसएसआरआई ली हो, जो कि दी ही जाएगी दवा एसएसआरआई ताकि सेरोटोनिन के लेवल बढ़े ब्रेन में, या इलाज के बाद जब पेशेंट दवाई लेना छोड़ देता है उसके बाद ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो है ये देखने में आ सकती हैं। इस कंडीशन को अभी तक पूरी पहचान नहीं मिल पाई है और मेंटल और फिजिकल रूप से ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कर सकती है पेशेंट को। पीएसएसडी कितने लोगों को होता है और कितने नए मामले सामने आते हैं ये अभी तक पूरी तरह से पता नहीं किया गया है। एसएसआरआई लेने वाले मरीजों में इसके रिस्क का भी कोई बहुत क्लियर आंकड़ा मौजूद नहीं है। पीएसएसडी के मामले में सेक्सुअल डिस्टर्बेंस की पुष्टि करना, उसको वैलिडेट करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि यह समस्या एसएसआरआई बंद करने के बाद भी बनी रहती है या उसी के दौरान उभरती है। इसीलिए कह नहीं सकते कि ये जो प्रॉब्लम है ये एक्चुअल में बीमारी का लक्षण है या फिर ये दवा का केवल एक साइड इफेक्ट है। ब्रिटेन में पीएसएसडी की पहली रिपोर्ट 1991 में सामने आई थी, लेकिन 2006 में इसे पहली बार पीएसएसडी का नाम दिया गया। एसएसआरआई बंद करने के बाद भी सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बने रहने के प्रमाण समय के साथ सामने आए हैं और ये कई केस रिपोर्ट्स में इस तरह का एविडेंस मिलता है। इसी वजह से फार्माकोविजिलेंस रिस्क असेसमेंट कमेटी ने एसएसआरआई की एक इंफॉर्मेशन बुकलेट, जिसे ब्रोशर कहते हैं, और पेशेंट्स के लिए जो पैम्फलेट्स होते हैं उनमें पीएसएसडी को लेकर चेतावनी जोड़ने की सिफारिश की है। कुछ देश इस दिशा में काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि एसएसआरआई दवाई को लेते समय पेशेंट को इस बारे में आगाह कर दिया जाए कि इसके इस तरह के दुष्परिणाम हो सकते हैं। पीएसएसडी को बेहतर तरह से समझना हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए ज़रूरी है ताकि वे मरीजों को सही जानकारी दे सकें। इस कंडीशन की बेहतर पहचान, इसके पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स और इसके जो पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं उनकी खोज भी आवश्यक है। इसी पर्पस को पूरा करते हुए नीदरलैंड के फार्माकोविजिलेंस सेंटर लैरेब ने एक बहुत बड़ा लिटरेचर रिव्यू किया। मतलब बड़े सारे शोधों को उन्होंने एनालाइज किया और देखा कि किस तरह से पीएसएसडी से जुड़े जो केसेस हैं वो सामने आए हैं और क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये बीमारी देखने में आती है। तो ये जो आगे की वीडियो है इसमें मैं इसी रिपोर्ट के बेसिस पर आपको जानकारी दूंगा कि इन रिपोर्ट को बनाने वाले डॉक्टरों ने और रिसर्चर्स ने पीएसएसडी के मामले में क्या खोजा और कैसे उन्होंने करीब 86 केसेस के बारे में स्टडी किया और उसका क्या विश्लेषण निकाला, इस बारे में भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले बात करेंगे कि पीएसएसडी किस तरह के लक्षण लाता है, इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे होती है और लोग किस तरह के लक्षण अनुभव करते हैं। पीएसएसडी के सबसे आम लक्षण हैं लिबिडो और सेक्सुअल ड्राइव की कमी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, बहुत ही वीक और बहुत ही प्लेजरलेस ऑर्गेज्म,
जेनिटल एनेस्थीसिया मतलब जननांगों में सुन्नता आ जाती है। एनऑर्गेज्मिया मतलब चरम आनंद की अनुपस्थिति। ये कुछ 5 लक्षण आमतौर पर रिपोर्ट किए जाते हैं पेशेंट्स द्वारा। इस कंडीशन का जो सबसे मेन लक्षण होता है वो है जेनिटल एनेस्थीसिया मतलब जेनिटल्स में सेंसेशन की कमी का आ जाना, जो उन मरीजों में नहीं पाया जाता जो डिप्रेशन या किसी दूसरे मेंटल रीजंस की वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शन से पीड़ित होते हैं। पीएसएसडी की ड्यूरेशन, उसकी इंटेंसिटी और उसकी जो रिकरेंस है वो मरीजों में अलग अलग होती है और समय के साथ कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं लक्षणों में बदलाव का आना, उनका टेम्परेरी रूप से वापस आना या पूरी तरह से वापस आ जाना भी संभव है। पीएसएसडी के लक्षणों को 15 साल से लेकर 77 वर्ष तक के लोगों में रिपोर्ट किया गया है और ये सभी तरह के लोगों में रिपोर्ट किया गया है, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, किसी भी जातीय समूह के हो, और वो महिलाओं और पुरुषों दोनों में रिपोर्ट किए गए हैं सिम्टम्स। एक और बड़ी ही क्रोनिक सेक्सुअल डिस्फंक्शन की कंडीशन होती है जिसे लिटरेचर में बार बार रेफरेंस किया जाता है और वो होता है परसिस्टेंट जेनिटल एराउजल सिंड्रोम, पीजीएडी। पीजीएडी एक अलग तरह का हाइपर एक्टिव सिंड्रोम है जो एसएसआरआई दवा के विड्रॉल से जुड़ा हुआ है। पीजीएडी महिलाओं में काफ़ी आम है और इसके लक्षण हैं लगातार बिना इच्छा के बेवजह अनवांटेड तरह से सेक्सुअल अराउजल का बने रहना, मतलब बहुत ज़्यादा फीमेल के अंदर सेक्स की फीलिंग्स आती रहती हैं। यह उत्तेजना यौन इच्छा से जुड़ी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ये महिलाओं में सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा है, बस इनका शरीर ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया देता है और इसमें महिलाएं क्लाइटोरिस में, वेजाइना, लेबिया, पेरिनियम या एनस में झंझनाहट, दबाव, सूजन, असहजता या दर्द के रूप में लक्षण महसूस कर सकती हैं। कुछ मरीजों में ये असहजता बहुत तेज़ हो सकती है, पल्सेटिंग सी, या बहुत दर्दनाक हो सकती है जिससे बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव भी आता है। पीएसएसडी को कुछ एसएसआरआई दवाओं के मामले में ज़्यादा नोटिस किया गया है। जो मेन दवाएं हैं इनमें वो हैं साइटेलोप्रेम, पेरोक्सिटीन, फ्लूऑक्सिटीन, सर्ट्रेलिन, एसाइटेलोप्रेम और फ्लूवोक्सामीन। और सबसे ज़्यादा कॉमनली ये पाया जाता है साइटेलोप्रेम, पेरोक्सिटीन, फ्लूऑक्सिटीन और सर्ट्रेलिन के मामले में। वैसे तो ये कुछ ही ऐसी एसएसआरआई दवाइयां हैं जिनको ज़्यादा रिपोर्ट किया गया है पीएसएसडी से कनेक्ट करके, पर फिर भी क्योंकि सभी एसएसआरआई दवाओं का एक ही तरह का मैकेनिज्म होता है, इसीलिए कह सकते हैं कि बाकी सारी एसएसआरआई दवाइयां भी सेक्सुअल डिसफंक्शन ला सकती हैं और उनसे भी पीएसएसडी के होने के चांस हो सकते हैं। जब एसएसआरआई से डिप्रेशन या किसी दूसरी मेंटल कंडीशन में सुधार नहीं होता तो दवा को बदलना बड़ा आम होता है और यही वजह होती है कि क्यों किसी एक पर्टिकुलर एसएसआरआई दवा और पीएसएसडी के बीच कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स ने 2 या उससे ज़्यादा एसएसआरआई दवाइयाँ ली होती हैं, इसलिए ये नहीं कह सकते कि किस दवा की वजह से कितने टाइम तक ली गई हो जिससे कि पीएसएसडी आ सकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि एसएसआरआई दवा को कितनी डोज पर लिया गया होगा या किस दवा के साथ लिया गया होगा या कौन सी ऐसी मेडिकल कंडीशन होगी जिसमें एसएसआरआई लेने की वजह से पीएसएसडी आया होगा। पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि एसएसआरआई दवा में ऐसा क्या खास था या पेशेंट में ऐसा क्या खास था जिस वजह से पीएसएसडी उसको इस पर्टिकुलर दवा से डेवलप हो गया। तो डॉक्टर्स ये दवा देते समय बिल्कुल नहीं जानते कि किस पेशेंट में पीएसएसडी होगा और किस में नहीं। एसएसआरआई दवाओं की जो पूरी इलाज की जो ड्यूरेशन है वो हर पेशेंट में अलग अलग होती है। आमतौर पर तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन के जो लक्षण हैं वो इलाज के दौरान ही शुरू हो जाते हैं और दवा बंद करने के बाद भी बने रहते हैं, और कुछ ही केसेस में ये जो लक्षण हैं ये दवा को बंद करने के केवल बाद ही उभरते हैं। एसएसआरआई को बंद करने के 20 साल बाद तक सेक्सुअल डिस्फंक्शन की शुरुआत होने की रिपोर्ट लिटरेचर में अवेलेबल है, मतलब कई साल के बाद भी एसएसआरआई दवा के वजह से पीएसएसडी का लक्षण डेवलप हो सकता है। अब बात करेंगे कि पीएसएसडी को डायग्नोस कैसे किया जाता है और किन बातों को ध्यान में रख सकते हैं डॉक्टर जिससे कि इसको डायग्नोस किया जाए। पीएसएसडी का जो डायग्नोसिस है वो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो डीएसएम और आईसीडी जो कि साइकेट्रिस्ट की मैनुअल होते हैं बीमारियों को डायग्नोस करने के, उनमें तो इसको कोई मान्यता मिली नहीं है और कोई बड़ी ही क्लियर सी डेफिनेशन भी इसकी मौजूद नहीं है। इसके अलावा डॉक्टरों में पीएसएसडी को लेकर जागरूकता की भारी कमी है और सेक्सुअल डिस्फंक्शन को अक्सर डिप्रेशन का एक सामान्य सा लक्षण मान लिया जाता है।
इसीलिए एसएसआरआई बंद करने के बाद जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन है उसको अक्सर डिप्रेशन की वापसी समझा जाता है। डॉक्टर ऐसा सोचते हैं कि शायद पेशेंट फिर से डिप्रेस हो गया जिस वजह से उसकी सेक्सुअल लिबिडो या उसका इंटरेस्ट और प्लेजर कम हो गया, जबकि यह एक नई समस्या भी हो सकती है। इस बारे में डॉक्टर्स का ध्यान कम जाता है, या ये कहना कि इस समस्या के आने के बाद लोगों को डिप्रेशन हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है जिसके बारे में डॉक्टर ज्यादा जागरूक दिखाई नहीं पड़ते। क्योंकि कई पेशेंट्स जब एसएसआरआई बंद करने के बाद जब सेक्सुअल डिस्फंक्शन फेस करेंगे तो इस वजह से भी वो डिप्रेस हो सकते हैं। मतलब इस बार उनके डिप्रेशन में जाने का एक नया कारण है जो कि एसएसआरआई के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट की वजह से है। डायग्नोसिस के लिए कई दूसरे कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल्स, दूसरे कुछ सपोर्टिंग फैक्टर्स भी मायने रखते हैं, जैसे कि उम्र, स्मोकिंग हिस्ट्री, अल्कोहल इंटेक हिस्ट्री या कुछ और नशीली दवाओं का सेवन होना, ये सब देखना भी जरूरी है। साथ ही डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्मोनल इम्बैलेंस और कुछ दूसरे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की पहचान करना भी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि ये पीएसएसडी उन दूसरी कंडीशंस की वजह से हो रहा हो। पीएसएसडी से पीड़ित मरीजों में किए गए जो ब्लड टेस्ट हैं उनमें शामिल हैं DHEA, डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरॉन टेस्ट, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन टेस्ट, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, थायराइड फंक्शन, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, SHBG टेस्ट और प्रोलैक्टिन का टेस्ट। बॉडी चेकअप और सेंसरी टेस्ट से हाइपरेस्थीसिया या सेंसिटिविटी की कंडीशन का भी एवेल्युएशन किया जा सकता है। जेनिटल एनेस्थीसिया का होना इंडिकेट करता है कि पीएसएसडी काफ़ी सीवियर हो सकता है, और जेनिटल एनेस्थीसिया को पीएसएसडी का एक मेजर इंडिकेशन माना जाता है और इसे ही पेशेंट्स के डायग्नोसिस के लिए सही क्राइटेरिया माना गया है। डॉक्टरों का ऐसा भी मानना है कि हर तरह की जो सेक्सुअल प्रॉब्लम की जो शिकायत पेशेंट करते हैं उनका मूल्यांकन अलग अलग तरह से होना चाहिए, और जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट मौजूद हैं या जो जेनिटल्स के या जो हार्मोन्स के टेस्ट हो सकते हैं, उन सभी टेस्टों की मदद से ही किसी कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए। ये जो इवैल्यूएशन है ये सेक्सुअल हेल्थ को लेकर जो बड़े ही फॉर्मल से प्रोसीजर होते हैं उसी के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिसमें कंप्लेंट्स की जो पूरी ड्यूरेशन है और पूरी जो ट्रीटमेंट हिस्ट्री है उसको भी देखा जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि बीमारी कब शुरू हुई, बीमारी से कौन से लक्षण आए, दवा कब शुरू की गई और दवा से किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स कब कैसे अपीयर किए। ये सब जानना डॉक्टरों के लिए ज़रूरी होगा, तभी वो पक्के तौर पर कह सकते हैं कि पेशेंट को जो लक्षण आ रहे हैं वो पीएसएसडी के ही लक्षण हैं। खास ध्यान तो तब दिया जाना ज़रूरी होता है जब मरीज बताता है कि एसएसआरआई लेने से पहले उसे कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं थी। पेशेंट्स पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है इस पीएसएसडी के लक्षणों का? पीएसएसडी का असर सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ पर ही नहीं डालता, जबकि मरीजों को इससे काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले जिस समस्या का उन्हें सामना करना पड़ता है वो है कि उनकी कंडीशन को गंभीरता से नहीं लिया जाता और डॉक्टर उनकी इस प्रॉब्लम को बहुत ही कम आंकते हैं। पीएसएसडी कोई दिखने वाली बीमारी नहीं है, इसलिए मरीजों को लगता है कि उन्हें ठीक से समझा ही नहीं जा रहा। इसके अलावा पीएसएसडी का काफ़ी इमोशनल इम्पैक्ट पड़ता है, और क्योंकि पेशेंट काफ़ी डिप्रेस और एंग्शियस हो सकता है इन सिम्टम्स को लेकर, इसलिए भी डॉक्टर्स कई बार इस तरह की कंडीशन की पहचान सही से नहीं कर पाते। पेशेंट की भी अपनी सेल्फ इमेज काफ़ी लो हो जाती है, पेशेंट के बिहेवियर में चेंज आते हैं, पेशेंट काफ़ी अवॉइडेंट हो जाता है, यौन संबंध बनाने से बचने की कोशिश करता है। इस तरह का मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता है कि पेशेंट आत्महत्या के भी विचार मन में ला सकते हैं, और कुछ मरीजों ने पीएसएसडी की वजह से आत्महत्या की भी है। पीएसएसडी का असर रोमांटिक रिलेशनशिप पर भी पड़ता है। कुछ मरीजों की शादी टूट गई और कुछ ने अकेला रहना बेहतर समझा, शादी ही नहीं की या अपने पार्टनर से अलग हो गए, क्योंकि बार बार जब उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा तो उनके लिए रिलेशनशिप में रहना ही मुश्किल हो गया। सोशल लाइफ पर भी इसका असर देखा गया है। कुछ मरीजों ने नौकरी खो दी तो कुछ ने अपने काम को ही बदल लिया। अब यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि नीदरलैंड्स की फार्माकोविजिलेंस सेंटर लैरेब ने क्या एनालाइज किया, कई सारे पेशेंट्स पर इकट्ठा किए गए डेटा को किस तरह से एनालाइज करके क्या इनसाइट्स निकाली, और उनकी इस रिसर्च से क्या हमें पता चलता है पीएसएसडी के बारे में। मार्च 1992 से मार्च 2021 के बीच फार्माकोविजिलेंस सेंटर को एसएसआरआईज के उपयोग के दौरान सेक्सुअल डिसफंक्शन की 612 रिपोर्टें मिली। मतलब 612 पेशेंट्स का डेटा इनको मिला कि उन्होंने क्या बताया था अपने पीएसएसडी लक्षणों के बारे में, ये सब इनको पता चला।
इनमें से 86 पेशेंट्स ने बताया कि उन्होंने एसएसआरआई लेना बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी उनकी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हुई हैं। इनमें पुरुषों की संख्या 54 थी और महिलाओं की संख्या 32 थी, और इनकी औसत उम्र 32 वर्ष थी, और ये सब 14 से 66 वर्ष की उम्र के बीच थे। इनमें से ज़्यादातर रिपोर्ट्स मरीजों ने खुद दी थी, मतलब 80 पेशेंट्स ने खुद ही बताया था कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई है। कौन कौन सी एसएसआरआई दवाइयाँ ये सारे पेशेंट्स लेते थे? पेरोक्सिटीन 28 पेशेंट्स ने ली, साइटेलोप्रेम 27 पेशेंट्स ने ली, फ्लुओक्सिटीन 12 ने, सर्ट्रेलिन 11 ने, एसाइटेलोप्रेम 8 और फ्लुओक्सामिन 2। इस तरह से ये 86 पेशेंट्स ने ये अलग अलग दवाइयों की वजह से पीएसएसडी के सिम्टम्स रिपोर्ट किए। कुछ मरीजों ने एक के बाद एक कई सारी एसएसआरआई दवाइयां भी ली, जिससे कि हम कह सकते हैं कि कुल मिला के हमारे पास 88 रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि उन्होंने एक से ज़्यादा एसएसआरआई दवाइयां ली थी। अब इन रिपोर्ट्स में किस तरह के सेक्सुअल सिम्टम्स देखने में आए? लिबिडो में कमी 53 पेशेंट्स में देखने में आई, इरेक्टाइल डिसफंक्शन 23 में, इजैकुलेशन के डिसऑर्डर्स 6 में, और एनऑर्गेज्मिया 5 पेशेंट्स में, अनक्लियर सेक्सुअल डिसफंक्शन 11 में, मतलब इन पेशेंट्स में पता नहीं चल पाया एग्जैक्टली इनको प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, क्यों आ रही हैं। और पीजीएडी का एक मामला देखने में आया, मतलब परसिस्टेंट जेनिटल अराउजल डिसऑर्डर, जिसके बारे में बताया था, उसका एक मामला देखने में आया। अधिकतर ये जो शिकायतें थीं ये एसएसआरआई शुरू करने के कुछ ही हफ्तों में शुरू हो गई थी। एवरेज तौर पर देखें तो इन मरीजों ने एसएसआरआई बंद करने के 16 महीने बाद तक भी रिकवरी नोटिस नहीं की थी इन सिम्टम्स में। एक मरीज ने बताया कि एसएसआरआई बंद करने के 23 साल बाद भी वह ठीक नहीं हो पाया है। अब यहाँ मैं बताऊंगा कि इन मरीजों के अपने एक्सपीरियंसेस क्या क्या रहे। एक मरीज ने लिखा, पैरोक्सिटीन शुरू करने के बाद मुझे बहुत ही सीवियर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया। दवा बंद करने के बाद भी यह समस्या बनी हुई है। मैंने एक नई रिलेशनशिप शुरू की है, लेकिन यह मुझे बहुत परेशान कर रही है प्रॉब्लम। मुझे जेनिटल नमनेस और लिबिडो में भारी कमी महसूस होती है। पैरोक्सिटीन लेने से पहले मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं थी। यह व्यक्ति एक पुरुष था जिसकी उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच थी। दूसरा पेशेंट कहता है, जो कि एक महिला है, 31 से 40 के बीच इनकी उम्र है। मैंने केवल 1 साल के लिए साइटेलोप्रेम का उपयोग किया, लेकिन मेरी सेक्स ड्राइव अब भी लगभग शून्य है। मैंने एक जनरल प्रैक्टिशनर और कुछ स्पेशलिस्ट जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, इन सबसे सलाह ली। उनके अनुसार यह मेंटल रीजंस की वजह से हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर से ठीक हो चुकी हूँ, लेकिन दवा शुरू करने से पहले मुझे सेक्स में आनंद आता था। यह मेरे लिए एक अच्छा तरीका था और इससे मुझे सुकून मिलता था। दवाओं ने मेरी मानसिक स्थिति में मदद तो की है, लेकिन मेरी लिबिडो अब तक ठीक नहीं हुई है और मुझे लगता है कि यह दवा का एडवर्स ड्रग रिएक्शन ही है। तीसरा पेशेंट, जो कि एक पुरुष हैं, 41 से 50 वर्ष के बीच इनकी आयु है, उनका कहना है, मैं फ्लुओक्सिटीन ले रहा था। पहला एडवर्स ड्रग रिएक्शन था सेक्स ड्राइव की कमी। मुझे यह बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मैं इससे बहुत हैरान था। इसके बाद हर हफ्ते कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट मैं एक्सपीरियंस करता गया, जैसे कि ड्राई माउथ और कुछ दूसरे लक्षण। मैंने लगभग 12 हफ्तों बाद दवा बंद कर दी। बाकी के कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स धीरे धीरे ख़त्म हो गए और सेक्स ड्राइव थोड़ी सुधरी, लेकिन पहले जैसी कभी नहीं हो पाई। फिर एक पेशेंट हैं, जो कि एक महिला हैं, 21 से 30 वर्ष के बीच इनकी आयु है। ये बताती हैं कि मुझे पहले से इस रिस्क के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। यह तो बताया गया था कि दवा के दौरान सेक्सुअल फीलिंग्स बदल सकती हैं, लेकिन यह नहीं बताया गया कि इससे परमानेंट नुकसान हो सकता है। मैंने पढ़ा है कि यह अभी तक एक अननोन कंडीशन है। मुझे इस प्रॉब्लम का कोई और कारण नहीं दिखता। लोग इसे डिप्रेशन से जोड़ते हैं, डॉक्टर्स भी ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन मुझे पहले भी डिप्रेशन हुआ था और तब मेरी लिबिडो काफ़ी ठीक थी। तो चलिए अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। पेशेंट्स की अपनी पर्सनल स्टोरी और उनका अनुभव पीएसएसडी के डायग्नोसिस में बहुत ज़रूरी होते हैं। एसएसआरआईज के जो भी पॉसिबल रिस्क हैं, उन पर इलाज शुरू होना ज़रूरी है और इसके लिए डॉक्टर और पेशेंट को आपस में डिटेल में डिस्कशन करनी चाहिए। इलाज के पहले, इलाज के दौरान और इलाज के बाद सेक्सुअल हेल्थ की जांच की जानी चाहिए। कुछ रिसर्चर्स ने एक बड़ा ही यूनिक सा सजेशन दिया है। अगर सेक्सुअल डिसफंक्शन का कोई भी इंडिकेशन कभी भी अगर देखने में मिल जाए एसएसआरआई दवा लेने के बाद, तो दवा लेना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे पीएसएसडी को रोका जा सकता है और इससे अच्छा इलाज फिलहाल तो और कोई है ही नहीं।
पर पक्के तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि क्या एसएसआरआई के कारण ये जो एसडी हुआ है, मतलब सेक्सुअल डिस्फंक्शन हुआ है, क्या इसे बंद करने से ये समस्या रुक जाएगी या फिर ये ठीक हो जाएगी। खासकर तब जब जेनिटल एनेस्थीसिया मौजूद हो या दूसरे कुछ सीवियर से लक्षण साथ में हो। लैरेब ने, जो कि ये नीदरलैंड की फार्माकोविजिलेंस एजेंसी है, इसने पहली बार 2012 में एसएसआरआई और पीएसएसडी के बीच रिलेशनशिप की ओर संकेत दिए थे। दुनिया भर में पीएसएसडी के मामलों की बढ़ती संख्या के कारण यूरोप में एसएसआरआई की जो इंफॉर्मेशन बुकलेट्स हैं, जो ब्रोशर्स हैं, जो भी गवर्नमेंट के थ्रू जो इंफॉर्मेशन बुकलेट्स जो इशू की जाती हैं, उनमें इस चेतावनी को ऑलरेडी जोड़ दिया गया है। फिर भी पीएसएसडी को पहचानना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कई सारे मेंटल सिम्टम्स भी सेक्सुअल डिस्फंक्शन का कारण बन सकते हैं। इनफैक्ट जिन लोगों में एसएसआरआई दवाइयां नहीं दी गई होती, उनमें अगर सेक्सुअल डिस्फंक्शन आए, चाहे वो किसी मानसिक बीमारी से जुड़ा हो या अकेले तौर पर सेक्सुअल डिस्फंक्शन आ रहा हो, तो उसका मेन रीजन तो साइकोलॉजिकल ही समझा जाता है। एंटी डिप्रेसेंट दवा लेने वाले मरीजों में यह तय करना मुश्किल हो सकता है कि ये जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है, ये दवा से है या बीमारी की वजह से है। हालांकि लैरेब की मिली रिपोर्टों में कई मरीजों ने बताया कि उनका डिप्रेशन ठीक हो गया था, लेकिन सेक्सुअल सिम्टम्स अभी भी बने हुए हैं। मतलब इन पेशेंट्स में कोई डिप्रेशन का सिम्टम नहीं है, पर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स इनकी अभी भी बनी हुई हैं। तो ऐसे लोगों की रिपोर्ट्स और भी क्लैरिटी देती हैं कि क्यों कुछ लोग जिनमें डिप्रेशन नहीं है, फिर भी अगर उनमें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सीधे तौर पर एसएसआरआई की वजह से हो सकती हैं। कुछ ने तो क्लियर तरह से कहा है कि दवा शुरू करने से पहले उन्हें कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं थी, आज तक उन्हें कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं हुई थी। हालांकि बढ़ती उम्र के साथ इरेक्शन में प्रॉब्लम आती है और ये होना बड़ा सामान्य सी बात है, पर ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, जैसा कि बताया, इनमें लोगों की जो एवरेज एज थी वो केवल 32 वर्ष थी। तो ये कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती इरेक्शन प्रॉब्लम्स देखने के लिए। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो मेरी पिछली वीडियोस की कंटिन्यूएशन में है। पहले भी मैंने पीएसएसडी पर काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, आगे भी बनाता रहूँगा। जैसे भी इसके इलाज के बारे में या कुछ और इंटरेस्टिंग जानकारियाँ, इसके कॉजेज़ या इस पर कुछ रिसर्च मिलेगी, मैं डिस्कस करता रहूँगा। क्योंकि बहुत से पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि इस बारे में उनके साइकेट्रिस्ट बात ही नहीं करना चाहते, चर्चा ही नहीं करते, इसको सरे से नकार देते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पर विस्तार से वीडियोस बनाई जाएँ और लोगों को थोड़ी इस पर मदद दी जाए, ताकि इस प्रॉब्लम को पहचान मिले, इसको एक्नॉलेज किया जाए और साथ ही इसके बारे में जो भी सही कदम हो सकते हैं उनको उठाने में पेशेंट्स को मदद मिले। ये वीडियो और लोगों से भी शेयर करें जिनके लिए ये यूज़फुल हो सकती है। ये वीडियो फ़िलहाल यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।